हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। और बच्चे, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं बच्चे, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे लघुआत्मक जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे, और दीर्घात्मक जो आपके क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके रहने वाले उनके बारे में बात करने वाले हैं। पेपर के लिए ये पढ़ लो, 70 में से 70 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये डिमांडेड वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड थी कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन का, जो सामाजिक विज्ञान आपका सोशल साइंस है उसके लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो लाओ, तो आपके लिए वीडियो तैयार हो गया है। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि सारे क्वेश्चंस को हमने हाथ से लिखकर रेडी किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, वो कहाँ मिलेगा वीडियो के एंड में हम आपको बता देंगे कि पीडीएफ आपको कैसा मिलेगा, ताकि ये जो लैंग्वेज है बहुत ही आसान लैंग्वेज है और आपको लिखना ना पड़े, उस पीडीएफ को आप पढ़ लोगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो ये जो क्वेश्चन 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़कर ही जाना, छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्ती लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। यानी कि जो मध्यवर्ती लोग थे उनमें राष्ट्रवादी जो भावनाएं वो बहुत अधिक थी। उन्होंने 1848 में जर्मन संघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सांसद के द्वारा सांसद राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। क्या था कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, ये मध्यवर्ती जो लोग थे इनमें बहुत ही ज़्यादा, मध्यवर्ती लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत थी। और 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को इन्होंने जोड़ दिया और जोड़कर एक निर्वाचित सांसद के द्वारा सांसद राष्ट्र राज्य बनाने का क्या किया बच्चा, प्रयास किया गया था। और दोस्तों, फिर क्या हुआ बेटा, उनका जो प्रशासन के बड़े भूभाग के स्वामित्व ने समर्थन किया। और उसके बाद में दोस्तों, प्रशासक ने राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया गया था। हुआ क्या था कि जब उन्होंने राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया तो उनके बड़े बड़े भूस्वामी के समर्थन किया, और इसमें बाद में प्रशा ने एक राष्ट्र एकीकरण, यानी कि जो प्रशा थी उन्होंने सबने मिलकर राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व को संभाल लिया। और इसका जो मुख्यमंत्री थे, यानी कि इन सब का जो कार्यक्रम का जो मुख्यमंत्री थे वो ओटो वन बिस्मार्क थे, इस प्रक्रिया का जनक था। अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है, तो कौन है दोस्तों, ओटो वन बिस्मार्क था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। तो ये रहने वाला है। और इसका जो नेक्स्ट है आगे का, अभी ये आपका ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें और भी बचा हुआ है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है और फ्रांस के इन तीनों युद्धों में भी प्रशा की जीत हुई थी दोस्तों। ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जनवरी 1873 में वर्साय के होते हुए एक समुराय प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरीके से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। यहाँ पर आपके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जर्मनी का एकीकरण कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, ओटो वन बिस्मार्क यहाँ पर है। और एक बन सकता है कि जर्मनी का जो एकीकरण है कब हुआ, तो वो कब हुआ, 1871 में आपके जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, सेकंड क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ बताइए। तो ये क्वेश्चन है आपका सत्याग्रह का, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 2023 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, सत्याग्रह का जो अर्थ है वो क्या है कि सत्याग्रह के विचारों का जो मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी कि सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज करना। ठीक है, जो आपका सत्याग्रह है इसका जो अर्थ है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी कि सत्य की खोज करना इसका अर्थ है। गांधी जी ने इसके प्रबल और समर्थक थे। और इस अब आपसे पूछा जाए कि सत्याग्रह जो है उसका प्रबल समर्थक कौन थे, तो कौन थे, महात्मा गांधी जी जो थे इसके क्या थे, प्रबल समर्थक थे। और उन्होंने ही इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, इसके उद्देश्य उन्होंने दिए थे वो 3 टाइप के दिए। वो क्या है दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यानी कि अगर
आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़ित से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सत्य हो, अगर आपने जो काम किया है अगर वो सत्य है, अगर इसका उद्देश्य यही होता है कि अगर आप सत्य है तो आपको संघर्ष और अन्याय के खिलाफ उत्पीड़ित से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल, यानी कि आपको जो शारीरिक बल है, आपका जो शरीर की शक्ति है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिशोध की भावना यानी आक्रमणता का जो सहारा के लिए बनी सत्यग्राही केवल अहिंसा के सहारे ही आपको अपने संघर्ष में सफल हो सकते हो। तो ये रहने वाला है। और इसका जो थर्ड पॉइंट है, इस संघर्ष को अनंत सत्य की शक्ति ऐसी होती है दोस्तों, जो गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का जो धर्म है वो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में क्या कर सकता है, बांध सकता है। ये 3 उन्होंने उद्देश्य दिए थे, इसके लिए 3 व्याख्याएं की गई थी, ये आपको याद करना है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा सत्याग्रह का अर्थ है, इस तरीके से आपको लिखकर आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज है, यानी कि इसका PDF भी हम आपको दे देंगे, बता देंगे कैसे लेना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को याद करना है। अगर पूछा जाए कि सत्याग्रह का अर्थ बताइए, तो सत्याग्रह का है कि सत्य की खोज करना ही इसका मूल अर्थ यही है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। कि काली मृदा जो है वो कौन कौन सी राज्य में पाई जाती है, कौन कौन सी फसलें इस पर उगाई जाती है, तो वो आप सुन लीजिए। काली मृदा का रंग काला होता है, ये आप सभी को पता है कि काली मृदा है, उसका नाम ही काला है तो उसका रंग भी काला ही होगा। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको काली मृदा का रंग काला होता है, इसे क्या कहते हैं, रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती है। किससे, लावाजनक शैलों से बनती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा। कहाँ पे पाई जाती है, देखो ट्रिक आपको बताएं, MSM में पाई जाती है। M4 महाराष्ट्र, S4 सौराष्ट्र, M4 मालवा। इस तरीके से आपको अपनी खुद की ट्रिक बनाकर भी याद कर लो। अगर ये याद नहीं रहते तो खुद शॉर्ट ट्रिक बना लो यार, और याद कर सकते हो। तो बच्चा आगे इसका है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। काली जो मृदा है, यहाँ पर जो सर्वाधिक जो खेती होती है कापास के लिए उचित है, यानी कि ये काली मृदा है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। और काली मृदा काली मृदा जो है आपकी, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना कि काली मृदा है, इसको 3 नामों से आपने जान लिया। इसका रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, काली कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है। 4 क्वेश्चन की तरफ हम चलते। 4 क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, जो 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 2013 से लेके और 2023 तक आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आते रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे की बात करें हम, सड़क परिवहन के 3 गुण आपको बताने सड़क परिवहन के। तो देखो, सड़क परिवहन के भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित आपके यहाँ पर हैं। वो क्या है दोस्तों, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोगी में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। देखो, अगर कौन सा परिवहन है जो भारत में सर्वाधिक, कौन सा परिवहन पाया जाता है, सड़क परिवहन है। हर जगह पाया जाएगा, हर गांव में पाया जाएगा, हर मतलब भारत के हर कोनों कोनों में ये परिवहन पाया जाता है, ठीक है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, स्टेशन और वायु आदि इसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं। सड़कों का निर्माण में लागत भी कम लगती है। अब होता क्या कि सड़क जो परिवहन है इसमें लागत भी कम लगती है। अब जैसे रेल परिवहन है, रेल तो इसमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है ना। तो इसमें सड़क परिवहन में लागत कम लगती है तथा ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी यह बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है, ऊबड़ खाबड़ जो भूभाग है उन पे भी ये बनाई जा सकती है, ठीक है। अब
अब आगे का जो पॉइंट रहने वाला है कि यह घर घर सेवा उपलब्ध करवाती है, कि हमें कहीं पर भी जाना हो तो हम किससे जाते हैं, सड़क परिवहन के माध्यम से, तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत इसमें क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो बच्चा ये क्वेश्चन भी आपको याद करके जाना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे ना, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का रहने वाला है। वो कौन सा रहने वाला है वो भी आप देख सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये आपको बतानी है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही आपको बताएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 22 में भी ये आया है, 20 में भी ये आया था दोस्तों, और 23 में भी ये आया। मतलब हर साल आता ही रहता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अब 23 में आ गया तो अब की बार नहीं आ सकता, अब की बार इसे आप पढ़कर ही नहीं जाओ, पढ़कर आपको ये जाना है। ठीक है दोस्तों, भारत में कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। कितनी विशेषताएं, 3 विशेषता ही आपको बतानी है। अब जैसे कोई जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता होता है, और जो बच्चे शहर में हैं यानी कि सिटी में रहते हैं उन्हें कृषि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो अब हम आपको समझा देते हैं। प्रकृति पर निर्भरता होता है कि हमारी जो भारतीय कृषि है जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। किसान क्या करते हैं कि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं कि वर्षा होगी तो हम क्या करेंगे, फसल बो देंगे। कि वर्षा नहीं होती है तो वो इंतजार करते हैं कि कब वर्षा हो और कब हम अपने फसलों को बोएं। तो भारतीय जो कृषि है मानसून पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक क्या करती है, प्रभावित करती है। अब कैसे करती है कि अगर वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, फसलें नहीं होगी, क्योंकि पानी की आवश्यकता है। तो भारतीय जो कृषि है 100 में से 80% जो है वो इसी पर निर्भरता सिर्फ मानसून पर निर्भर करती है। क्योंकि गांव के बच्चे हैं उनको तो ये पता होगा, ये सारी बातें उनको पता होगी। तो इस तरीके से है कि भारतीय जो कृषि है वो मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे का पॉइंट है बच्चा, वो एक कृषि निम्न उत्पादकता। उसमें क्या होता है कि भारत में कृषि उपजो हैं आपके हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम होता है। यानी कि यहाँ आपका जो उत्पादन है, हेक्टेयर उत्पादन, ये अन्य देशों से यहाँ पर भारत में कम होता है। और प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत कृषि श्रमिक के औसत वार्षिक उत्पादन है वो कितना है, $105 है। क्या है, और देशों में क्या है कि दोस्तों ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आगे की अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है। क्या रहती है, प्रमुखता रहती है, क्योंकि यहाँ पर 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। उनके भरण पोषण के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है। तो भारतीय जो कृषि है वो खाद्यान्न फसलों यहाँ पर प्रमुखता होती है। जैसे गेहूं यहाँ पर बोया जाता है, बाजरा यहाँ पर बोया जाता है, चावल यहाँ पर बोया जाता है, दाल यहाँ पर बोई जाती है। तो ज़्यादा से यहाँ पर क्या होता है कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। अगर हम खाद्यान्न फसलें नहीं बोएंगे तो भाई खाएंगे क्या, तो फिर हमें क्या होगा कि और दूसरे देश से हमें खाद्यान्न फसलें हैं जो मंगवानी पड़ेंगी। तो इसलिए भारत में क्या होता है कि खाद्यान्न फसलें यहाँ पर सर्वाधिक बोई जाती है। ठीक है, ये आपका रहने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देख सकते हो कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं, प्राकृतिक पर निर्भरता है, कृषि की निम्न उत्पादन है और खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए ना आपके लिए वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम बोले या ना बोले कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी तो हम ये आपके लिए लेकर आए। इतनी मेहनत की है, खुद ने हाथ से लिखकर आपके लिए बनाया है, तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप कम से कम पढ़ तो लो। वीडियो को लाइक शेयर करो या ना करो, पर पढ़ तो लो यार। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। हमें संघवाद के बारे में पहले जानना है कि संघवाद आखिर है क्या। तो बच्चा, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। क्या है, सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों में बीच में बांटी जाती है। ठीक है, ये रहने वाला। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें
तो यह सरकार 2 या अधिक स्तरों पर वाली होती है। जो ये सरकार होती है वो 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। अलग अलग स्तरों की सरकार एक नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशा और उनके अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि दोस्तों संविधान के मौलिक प्रावधानों और उसकी एक स्तर सरकार अकेले ही नहीं बदल सकती। देखो संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, प्रावधानों को किसी एक स्तर पर सरकार अकेले ही नहीं बदली जा सकती है। ऐसे बदलने 2 स्तरों की सरकारें की सहमति होती है इसमें। ठीक है, इसके आगे का पॉइंट की अगर हम बात करें तो रहने वाला है कि इस प्रकार संघीय जो व्यवस्थाओं के दोहरे उद्देश्य है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उनको बढ़ावा देना, ताकि उसके साथ ही वो क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करे। तो ये संघवाद क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब दोस्तों अब जो जितनी भी हम क्वेश्चनों की बात करेंगे, अब जो हम बात करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन, तो हमारे लघु उत्तरीय तो हमने कर लिया, अब दीर्घ उत्तरीय के बारे में बात करेंगे। इनके लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। तो इसके में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 2021 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 3 साल से लगातार आ रहा है, और ये क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट कि अब की साल भी आपको देखने को मिलने वाला है। फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, अब देखो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, और उसके द्वारा वहां एक लुईस वंश के शासन का अंत हुआ। ठीक है, वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और वहां एक लुईस वंश का अंत हुआ, फिर वहां एक लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस वंश का शासन का अंत होते ही वह एक लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके कारण ये हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, अयोग्य शासन था कि मनमर्जी का शासन हो गया। यहाँ पर हुआ क्या था, अयोग्य शासन। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुईस वंश का शासन था। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसके समय यहाँ पर लुईस वंश का शासन था, जिसका शासन लुईस वंश का शासन था, तो एक अयोग्य और जिद्दी था। यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो क्या होते, अयोग्य थे, जो राजा बनने के योग्य ही नहीं थे, यानी कि जिद्दी थे, दूरदर्शी थे और कर्तव्यहीन थे। वो अपने कर्तव्यों का ही पालन नहीं करते थे, वो एक जिद्दी थे और उसके अंदर दया नहीं थी। इसके कारण जनता से उनके विरोध हुआ करते रहते थे। अब हुआ क्या था कि मध्य वर्गीय जो लोग थे, यानी कि मध्य वर्गीय जो थे, उनके साथ क्या होता था कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्य वर्ग का उदय हो गया। ठीक है, अब इसमें निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। अब आम जनता की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। ठीक है, आम जनता जो थी उसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति, वो कैसे हुई सुन लीजिए भाई इसके बारे में, कि इसके शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ पर विलासिती वर्ग के जीवन व्यतीत कर रहा था, वह आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। वो रोजी रोटी को तक तरस गई, यानी कि उनको खाना तक नहीं मिल पाता भर पेट में। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी आम जनता की। इसके कारण ये फ्रांस की क्रांति और इसके प्रमुख कारण रहने वाले हैं। और इसका दोस्तों आगे जो 4 नंबर का जो पॉइंट रहने वाला वो रहने वाला है दर्शनों का जो प्रभाव रहने वाला है कि जो इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसकी जनता को प्रशासन की दुर्दशा, अन्याय व्यवस्थाएं और कर्मियों की फ्रांसीसी समाज की बुराइयों को क्या करवाया, अवगत करवाया। और नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का प्रभाव। गई जना आपको इस तरीके से ही पॉइंट बना कर लिखने, ताकि थोड़ा एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगे। इस तरीके से ये पॉइंट लिखना है, इस तरीके से जैसे हमने ये आंसर लिखा ना सेम छाप के आना है, सेम इसी तरीके से ब्लैक और ब्लू का ही पेन आपको यूज में लेना है। सेम इस तरीके से हेडिंग वगैरह सब कुछ इस तरीके से ही आपको लिख कर आना है। ठीक है, 4 स्वतंत्रता का प्रभाव। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने जो लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, यहाँ तक कि इन्हें अपने धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये इतनी भयंकर स्थिति हुई थी इनकी। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन ही है, वो भी हमारा वो रहने वाला है मृदा अपरदन से अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्या रहने वाला है, देखो मृदा अपरदन, मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है।
आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा का जो बहाव है, जो कटाव है ना, उस प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा बनाने और उसके अपरदन की प्रक्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती रहती है, कि मृदा बनाती रहती है, अपरदन भी, वो ये प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं पर से मृदा अपरदन तेजी से होने लगा है। अब जो मृदा अपरदन है पहले इतना तेजी से नहीं था, पर अब ज़्यादा हो रहा है। क्या कारण है उसका, वो भी सुन लीजिए। भौतिक कारण है, वो क्या है? ढाल वाली भूमि पर मृदा अपरदन समतल वाली भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होता है, कि जहाँ भूमि पर ऐसे ढाल है तो वहाँ ज़्यादा अपरदन होता है, ज़्यादा अपरदन वहाँ पर होता है, अपरदन होता है ज़्यादा वहाँ पर, और अपेक्षाकृत समतल भूमि पर अपरदन कम होता है। तीव्र मूसलाधार वर्षा हुई है तो इससे मृदा अपरदन होता है। बहुत तेज बरसात हो रही है, एक साथ बरसात हो रही है, तो उससे क्या होगा कि भाई मृदा अपरदन होगा। यहाँ मृदा की ऊपरी जो परत है वो अपने साथ ही भाग कर ले जाती है, कि जब मूसलाधार बरसात हो रही है तो होगा क्या कि वो बरसात है जो मिट्टी है उसको अपने साथ ही बहा कर ले जाएगी। ठीक है, तो फिर मृदा अपरदन ही होगा। मानवीय कारक किसके क्या रहने वाले हैं कि निम्नलिखित कुछ मानवीय कारक को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना गया है। वो क्या है कि देखो, अब होता क्या कि हमारे यहाँ पर किसान भाई क्या करते हैं कि पशुओं के द्वारा अत्यधिक चराई की भूमि पर, वहाँ पर रोज पशु को चराते हैं, तो चराई होने के कारण वहाँ पर होता क्या कि भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो रहा है, कि वनस्पतियाँ जो हैं वो कम होती जा रही है। कोई कटाई कर रहा है, मकान बना रहा है, कोई पशु चरा रहा है, तो इस स्थिति में मृदा में जल और वायु का प्रभाव तीव्र हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन भाई याद करके जाना है, याद करके जाना है, कॉपी में छप कर आना है। इस तरीके से जैसे हमने लिखा है वैसे ही आपको भी लिख कर आना है। ठीक है, तभी आपको फुल नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अभी इसके कुछ और कारक भी रहे, मानवीय जो कारक हैं ये हमने बताया, इसके हमने फर्स्ट, अब इसके 3 कारण 4 वो रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? कारण रहने वाले हैं। देखो, वृक्षों की जड़ मृदा का क्या करती है? रक्षा करती है। मृदा की रक्षा कौन करती है? वृक्षों की जड़ करती है। अब वनों के कटाव से मृदा अपरदन तेजी से हो रहा है। वनों के कटाव से कि पेड़ों को काटा जा रहा है, क्योंकि पानी और पवनों के बहाव से वृक्ष कर सकते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ निकलने के लिए खनन कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? मृदा का अपरदन हो रहा है। मनुष्य के भवन निर्माण करवा रहे हैं, मनुष्य को रोज वहाँ पर रोड़ी बजरी संगमरमर है तो आदि प्राप्त करने के लिए छोटी बड़ी पहाड़ियों में वो गड्ढे कर देते हैं, इससे पंडित कर देते हैं, तो इसके कारण मृदा का अपरदन होता है। तो ये कारण रहने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो आपको ये पढ़ के जाना है बच्चा। तो बच्चा आगे का जो क्वेश्चन रहने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है, जिसे निम्नलिखित तत्वों में समझा जा सकता है। पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब होता क्या है कि यहाँ पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव करवाया जाता है। जैसे कि फिक्स हो जाता है कि आपका 6 महीने के बाद में चुनाव होगा, 1 साल के बाद में, 5 साल के बाद में। तो इनका क्या होता है कि अवधि फिक्स होती है कि 5 साल के बाद में चुनाव होगा, तो वो फिर 5 साल के बाद में होगा। ऐसा नहीं कि आज सरकार बनी फिर कल चेंज हो जाएगी, नहीं, वो फिर 5 साल के बाद ही चेंज होगी। तो यहाँ पर एक क्या होता है कि चुनाव एक निश्चित अवधि में करवाया जाता है। चुनाव निष्पक्ष होता है, इस पर कोई दबाव नहीं होता, किसी पर कोई दबाव नहीं होता, आपकी मर्जी, आप किसी भी उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हो। यहाँ पर सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हो, और मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार, जो मतदाता होता है, वोट देने वाला होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार उम्मीदवार को चुन सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट इसका रहने वाला है कानून पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देश जो सरकार जो भी कानून बनाती है वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। ऐसा नहीं कि आज कानून बनाया कल बदल दिया, नहीं, कानून बना दिया तो फिर वो चलेगा ही, फिर उसको जैसे कि लंबे टाइम के बाद में बदला जाएगा। आज इस पूरी बहस और विचार विमर्श किया जाता है। सूचना का अधिकार। तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिक को सरकार तथा कामकाज में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नागरिक आम जनता है उसको अधिकार नहीं, अधिकार है। यहाँ पर यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन करता है, तो ये जो क्वेश्चन है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है और जिम्मेदारी और वैध सरकार का गठन करता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमने आपको सारे क्वेश्चंस लगभग बता चुके हैं, तो
तो सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता ही दिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि ये 2024 में सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका छपने वाला, 70 में से 70 नंबर पक्के होने वाले। तो आज का वीडियो इतना ही, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो आज के वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, लव यू।